एर्दुगुल जो घोड़े पे आया था, एर्दुगुल गाजी का बड़ा भाई एर्दोगान देखिए, ये जो हाथ मिलाया है मोदी जी के साथ, पाकिस्तानियों क्या हुआ? क्या ये कश्मीर का सौदा हो गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर में कैसे कश्मीर पर बोलने वाले और प्रो पाकिस्तान एजेंडे पर काम करने वाले तुर्की के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के बराबर में आकर खड़े हो G20 में सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मोदी जी ने चाइना को गले से पकड़ लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। वो किस तरह पकड़ा है मैं बताना चाहता हूं कि आप गौर करें इसके अंदर तो मोदी साहब ने मेलानी साहिबा का हाथ बहुत ही मजबूती से थामा हुआ। नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलानी की जो फ्रेंडशिप है वो बड़ी पॉपुलर है। G20 में जो अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप दे के इन्होंने एक्सपैंड किया है, 15 मुल्कों को लपेट में लिया है, ब्रिक्स के गुब्बारे से हवा निकल गई है। दूसरी बात, जो सबसे ज्यादा इस वक्त जो चाइना को बुखलाहट का निशान होना चाहिए, क्योंकि सी पैक को भी उन्होंने नीचे गिरा लिया है। वो किस तरीके से गिराया है? पाकिस्तान में पहले ये कंसेप्ट रहा सऊदीया हमारे साथ है, सऊदीया हमारे साथ है, फिर ये कंसेप्ट आया जी तुर्की हमारा रोल मॉडल है, तुर्की हमारे साथ है। G20 की मीटिंग में ये सारे इस्लामिक कंट्रीज जिस तरीके से इंडिया के साथ अपना एक रिलेशन बेहतर करते नजर आ रहे हैं, यही हैं जो साइन करती हैं तो पाकिस्तान को पैसा मिलता है, फिर पाकिस्तान शाम को बिरयानी खाता है। शी इज द वन। अबे क्या बोल रहे होंगे मोदी जी की गीता, बेटा पैसे मत देना इन लोगों। गीता गोपीनाथ IMF, यही हैं जो साइन करती हैं तो पाकिस्तान को पैसा मिलता है, फिर पाकिस्तान शाम को बिरयानी खाता है। शी इज द वन। अबे क्या बोल रहे होंगे मोदी जी की गीता, बेटा पैसे मत देना इन लोगों को। हो सकता है ऐसा मोदी जी ने बोला, मैं गेस कर रहा हूं। ठीक है पाकिस्तानियों, ये देखो, हो ये देखो क्या लिखा है भाई, हिंदुओं की साजिश। पाकिस्तानी यही कहते हैं ना कि जब भी हिंदू मिलते हैं वो साजिश करते हैं। ये देखो, हम लोग भी यहां पे साजिश ही कर रहे थे ये शूट करने से पहले कि पाकिस्तान को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए। ये देखो, ये हिंदुओं की साजिश चल रही है। ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को पैसे मत देना। वहां पे वर्ल्ड बैंक वाले को बोला, अजय बांगा को, और यहाँ पे गीता गोपीनाथ और मोदी जी दोनों के दोनों हिंदू बैठ के यहाँ पे साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और दोस्तों, आखिरी फोटोग्राफ आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। और पाकिस्तानियों आप भी देखना, ये आपके लिए खास तौर से आखिरी 2-3 स्लाइड्स आपके लिए हैं। अब दोस्तों देखिए, G20 की मीटिंग है यहाँ पे मोदी जी खड़े हैं बिल्कुल बीच में आगे वाले रो में। यहीं पे सऊदी अरेबिया में मीटिंग हुई थी जिसमें पाकिस्तानी मीडिया लानतें भेज रहा था अपने खुद के प्रधानमंत्री को। बेचारा पीछे खड़ा हुआ था, कहीं पे कोई पूछ नहीं रहा उसको, ऐसे कटोरा लेके चुपचाप छुपा रहा था कटोरा कि लोग कहीं ऐसे मुझे इंसल्ट ना कर दें। ये देखिए, ये मोदी जी हैं। हा मोदी जी। अच्छा, ये होस्ट है, ये लूला डे सिल्वा है, ही इज द होस्ट, क्योंकि ब्राजील में हो रहा है, प्रेसिडेंट है ब्राजील के। मोदी जी के इस तरफ कौन है? ये है वो एर्दुगुल जो घोड़े पे आया था, घोड़े पे जो सवार था, एर्दुगुल। ये एर्दोगान है, एर्दुगुल गाजी का बड़ा भाई एर्दोगान देखिए, ये जो हाथ मिलाया है मोदी जी के साथ, पाकिस्तानियों क्या हुआ? क्या ये कश्मीर का सौदा हो गया है? इधर मैं लिख देता हूं, अगर तुम भूल जाते हो यार, वरना ना। कश्मीर का सौदा G20 क्या G21 में शिफ्ट होने वाली है? जिस तरीके से अफ्रीका यूनियन की अगर बात करें, उनके जो हेड हैं, उनको प्रेसिडेंट जो उनके हेड हैं, उन्हें जिस तरीके से मोदी जी ने गले लगाया और बात की जा रही है, शायद उन्हें G20 यानी अब G21 का मेंबर बनाया जाएगा। क्या कहते हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है? और खास तौर पे आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से चाइना का कंट्रोल था अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर, अब वो कंट्रोल को, उस जो मार्केट को कैप्चर किया हुआ था चाइना ने, अब उस मार्केट को अपना इंडिया भी जो सा यूटिलाइज करेगा और सबको साथ लेके चलेगा। G20 को बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मोदी जी ने चाइना को गले से पकड़ लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। वो किस तरह पकड़ा है मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने क्या क्या दुनिया के सामने प्रोग्राम रखे हैं। फाउंडेशन तो इन्होंने जाके जकार्ता में बना दी थी। इन्होंने कहा था कि हम कोविड के बाद जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पहले इन्होंने बात की है, ब्रिक्स के गुब्बारे से हवा निकाल दी है मोदी जी ने। वो ये इस तरीके से कि चाइना चाहता था ब्रिक्स को एक्सपैंड किया जाए और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया जाए। मैं समझता हूं कि G20 में जो अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप दे के इन्होंने एक्सपैंड किया है, 15 मुल्कों को लपेट में लिया है, ब्रिक्स के गुब्बारे से हवा निकल गई है। दूसरी बात,
जो सबसे ज्यादा इस वक्त जो चाइना को बुखलाहट का निशान होना चाहिए, क्योंकि सी पैक को भी उन्होंने नीचे गिरा लिया है। वो किस तरीके से गिराया है? शिपिंग और ट्रेन का जो इन्होंने प्रोजेक्ट दिया है कि यहां से दुबई तक, उसके बाद ट्रेन में ना सिर्फ अफ्रीका बल्कि यूरोप में जाएंगी। ये जो सी पैक या BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, उससे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस पे थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि इस वक्त जो BRI जो इनिशिएटिव था चाइना का, उसके बारे में क्या क्या एतराज लोग कर रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि ये एक डेट ट्रैप था स्मॉल कंट्रीज को उसमें फंसाने के लिए, और चाइनीज वाकई ही जब किसी को सूद देते हैं तो एक लंबा चौड़ा उसके रिटर्न में मांगते हैं। इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है कि आपके BRI की जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव था, लोग उससे पहले ही जो है वो बेजार हो चुके हैं। उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल है कि इटली ने ऐलान कर दिया है कि हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से निकलना चाहते हैं। इस मौके के ऊपर जो भारत ने तोड़ निकाला है, जो इंडिया ने तोड़ निकाला है, जो सबसे ज्यादा 3 मुमालिक हैं जिन्होंने शिपिंग और ट्रेन के जो प्रोजेक्ट है उसको जो सपोर्ट करने वाले हैं, एक सऊदी अरेबिया है, दूसरा UAE है और तीसरा इजराइल है। अब मैं इस पे बोलना चाहूंगा कि 3 मुल्कों का कंपैरिजन किस तरह किया जाएगा। ज्यादा मुल्क इसमें कई काफी है, लेकिन ये 3 लीड कर रहे हैं। एक तो ऑयल रिच कंट्री है, और जब से रशिया के ऊपर एम्बार्गो लगा है, दुनिया में 2 मुल्कों की इकॉनमी ने सबसे ज्यादा ग्रो किया है। एक सऊदी अरेबिया है और दूसरा कुवैत है। इस वक्त आगे भी वर्ल्ड बैंक ने फोरकास्ट किया है कि सऊदी इकॉनमी 8.7% पे जाके आगे ग्रो करेगी। तीसरा मुल्क इजराइल है। उस मुल्क की उसकी खूबसूरती क्या है? इजराइल, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी टेक के स्टार्टअप होते हैं वो इजराइल से शुरू होते हैं। दूसरी बात बताना चाहूंगा कि अमेरिका उनके साथ है, बाइडेन उनके साथ है। टेक्नोलॉजी और पैसा जब साथ आता है, और उसके बाद इंडिया का यूथ जब आएगा सामने, साथ आएगा, जब वो साथ लगेगा, मेरे ख्याल में चाइना इसका तोड़ नहीं निकाल सकेगा। मैं समझता हूं जो नया अलायंस सामने आ रहा है चोइस साहब, इस G20 के हवाले से, इस समिट के हवाले से, उसमें सऊदी अरेबिया, UAE, इजराइल, अमेरिका और उसके बाद इंडिया, ये तो चीता कंट्रीज हैं, लेकिन इट्स अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन। इसका तोड़ मेरे ख्याल में चाइना नहीं निकाल सकेगा। सिर्फ ये जो मीटिंग्स हैं वो तो हुई हैं, जिसमें जैसे कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ मोदी साहब की हमें तस्वीरें नजर आती हैं। और ये देखिए, ये पिक्चर्स हमें जो जॉर्जिया मेलोनी है, बहुत ही खूबसूरत, जबरदस्त, अपने एक बहुत ही ग्रेसफुल उन्होंने ये ड्रेसिंग की हुई थी और बहुत प्यारी नजर आ रही हैं, और मोदी साहब बड़े खुश हो रहे हैं। और अगर आप गौर करें इसके अंदर, तो मोदी साहब ने मेलानी साहिबा का हाथ बहुत ही मजबूती से थामा हुआ है। सर, ये जो हाथ है ना, ये बहुत ही मजबूती से उन्होंने थामा है, यानी कि बहुत, देखिए आप, वो जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही गूड़ियां चल रही हैं, नहीं है कि बड़ी दोस्ती। आपको पता है कि ये जो दोनों लीडर्स हैं ना, मेलानी एंड मोदी, इसमें बहुत दोस्ती है इनमें। और जो मेलानी है वो उनको बहुत ज्यादा जो है अपने यानी समझती हैं कि मोदी साहब को, कि वो एक बहुत बड़े दुनिया के लीडर हैं। सभी समझते हैं वैसे तो, कौन नहीं समझता, लेकिन वो जरा कुछ ज्यादा समझती हैं। तो बात हो रही है अभी, ये जो आपने पिक्चर देखी ना, ये तो आपने देख ली। हमेशा ऐसा ही होता है कि सेल्फी वायरल होती है जिसमें जॉर्जिया मेलोनी नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर लेते। तुर्की हो, इजिप्ट हो, सऊदी अरेबिया हो, UAE हो, बांग्लादेश हो, ये सारे इस्लामिक कंट्रीज जिस तरीके से इंडिया के साथ अपना एक रिलेशन बेहतर करते नजर आ रहे हैं, और इंडिया भी सबको इक्वली लेके चल रहा है, तो ये आपको नहीं लगता कि वाकई में जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का एक मोटिव है, जो बताया जाता है कि भाई वन वर्ल्ड वन, मतलब इस तरीके से वन वर्ल्ड वन नेशन या वन वर्ल्ड फॉर ऑल, इस तरीके से जो उनका एक मोटिव है, उसे वाकई में वो पूरा करते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली। यहां पे चॉइस साहब, एक और मैं इस्लामिक कंट्रीज के हवाले से बात करना चाहूंगा। इस्लामिक उम्मा का कॉन्सेप्ट जो कहा जाता था कि इस्लामिक वर्ल्ड सारे कंट्रीज एक साथ है, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। उसकी वजह यह है, सारे इस्लामिक कंट्रीज अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं। यहां पे मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि आपकी 7 मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स ने मोदी जी को बुला के हाईएस्ट अपने नेशनल अवार्ड दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा जो ये खासकर मैंने देखा, वो हमारे जो मुसलमान मुल्कों के साथ एक तनाव चलता रहता है कि लीडरशिप, कभी OIC की लीडरशिप में कंपटीशन शुरू हो जाता है, कभी सऊदी अरेबिया, कभी टर्की और कभी इंडोनेशिया। तो मेरे ख्याल में ये गलत अप्रोच है। जब आपने अगर इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेने हैं तो फिर ओपन सब सामने आके ओपन अपने डिसीजन लें। लेकिन मैं जिस तरह हमेशा इस चीज का सबसे बड़ा एडवोकेट रहा हूं कि पड़ोसियों के साथ और बिलखसूस पाकिस्तान भारत के रिलेशनशिप बेहतर होना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के लिए सब मैटर ऑफ सर्वाइवल।
ऐसा ही है सर। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है उनकी तरफ चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट थे। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए किया कि ये बहुत इस टाइम मेरे माइंड में क्वेश्चन था कि जिस तरीके से पूरे दुनिया के कंट्रीज जो उनसे रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, हम अपनी अलहदा से ही डेढ़ ईंट की मस्जिद बना के बैठे हैं कि भाई हम मुस्लिम उम्मा और मुस्लिम उम्मा का जो सा है इत्तेहाद है, हमें कोई मुस्लिम उम्मा पूछे ना पूछे, हम पूरी दुनिया के इस मुसलमानों के ठेकेदार बने हैं। सर नेक्स्ट पॉइंट जरूर आप बताइएगा हमें G20 को लेके। नेक्स्ट मेरा पॉइंट यही था सबसे बड़ा, जो मैं समझता हूँ हमारे पाकिस्तान के हवाले से, कि MBS पाकिस्तान में नहीं आए हैं। और खासकर जिस तरीके से हमें सोचना चाहिए कि इजराइल और सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप ठीक हो रहे हैं, जिनका इतना बहुत बड़ा आपस गैप था आपस में। आपको सोचना चाहिए अगर सऊदी अरेबिया और ईरान एक टेबल पर बैठ सकते हैं, सऊदी अरेबिया और इजराइल एक टेबल पर बैठ सकते हैं, तो पाकिस्तान भारत एक टेबल पर क्यों नहीं बैठ सकते? ये पाकिस्तान का चाहिए। और फ्यूचर के अंदर भी मैंने माजी के अंदर देखा है कि कोई भी चीज अगर फलस्तीन में या किसी इस्लामिक मुल्क में होती है, वहां सारा कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। पाकिस्तान में दुकानों को आग लगा दी जाती है, लोगों को सड़कों पे गोलियां मार दी जाती हैं। इन चीजों से बाहर निकलना होगा आपको। 21st सेंचुरी, आई थिंक दिस इज अ जियोइकोनॉमिक सेंचुरी, इज नॉट द सेंचुरी फॉर द वॉर और दहशतगर्दी। मेरे ख्याल में हमें सोचना होगा कि वेयर वी स्टैंड एट और वेयर व्हाट इज आवर डायरेक्शन। दोस्तों, इंडिया और चाइना एशिया की दो लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं और दोनों एक दूसरे के राइवल्स भी हैं ग्लोबल एरिना के अंदर। दोनों कंपीट कर रहे हैं कि जो स्पेस अमेरिका छोड़ता जा रहा है उसको भरने के लिए। अभी अभी जो डेवलपमेंट्स रिसेंटली हुई हैं वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर, क्योंकि भारत चाहता है कि ऑटोमोबाइल में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर वो बने। चाइना ऑलरेडी इसके अंदर बहुत बड़ा एक्सपोर्टर दुनिया का है। 30% दुनिया की जो प्रोडक्शन है गाड़ियों की, अकेला चाइना वो करता है। लेकिन अभी हुआ क्या है, चाइना ऑलरेडी पोजीशन में है कि वो भारत की मार्केट को टेक ओवर कर लेता, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। और भारत ने भी एक काम कर दिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री है उसको रोक लगा दिया चाइनीज कंपनीज को। वो क्यों? क्योंकि भारत हमेशा अपनी डोमेस्टिक जो कंपनीज होती हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो हमेशा ही लगा रहता है, स्पेशली मोदी जी। ये राहुल गांधी नहीं है जो चाइना में आकर बेशर्मी से यहां पर सारी इंडस्ट्री का सौदा कर गया था चाइना के साथ कि हमारी इंडस्ट्री बंद हो जाए, चाइना की चलती रहे। लहडू ने भी ये कुछ किया था। लेकिन मोदी जी ने आकर एक ही काम किया कि चाइना की इन्वेस्टमेंट को मैं बिना किसी रोक टोक के यहां आने नहीं दूंगा। और उन्होंने जो डोमिनेंस थी चाइनीज बिजनेसेस की भारत के अंदर, उसमें रोक लगा दी। किया क्या? भारत ने पहले काम किया कि हाई टैरिफ लगा दिए चाइनीज स्टील इंपोर्ट के ऊपर। क्योंकि चाइना क्या करता था, अपनी कंपनीज को बोलता था कि भी आपने सिर्फ असेंबली लाइन भारत में लगानी है, एक एक पुर्जा वो चाइना से बन के जाना चाहिए। भारत ने उसके ऊपर 30% टैक्स लगा दिया। ऊपर से एक काम और किया कि जो चाइना की जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है बड़ी बड़ी, BYD, SAIC, कि अगर आपने इन्वेस्ट करना है भारत में तो ये कंडीशंस आएंगी। और उस पर कंडीशन सबसे बड़ी क्या है, आपको अपनी टेक्नोलॉजी को हमारे जो लोकल पार्टनर्स है उसके साथ शेयर करनी पड़ेगी। इट वॉज अनएक्सेप्टेबल टू चाइनीज कंपनीज। अब आगे ये जो मेजर्स दिए हैं, इसका मतलब है कि भारत ने दो तीर एक निशान नहीं, दो निशान एक तीर से पूरे कर लिए। पहला, हमने अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको स्ट्रेंथन कर दिया, अपने लोकल प्लेयर्स को चाइनीज कंपटीशन से हमने बचा लिया। क्योंकि चाइना अपनी सब्सिडीज देता है अपनी कंपनीज को कि जाइए दूसरे कंट्री में और वहां जाकर आप सब कुछ तहस नहस कर दीजिए, पूरी इंडस्ट्री को टेक ओवर कर लीजिए। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात हुई है। ये एक इम्पॉर्टेंट मुलाकात है इस सेंस में कि बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं दोनों मुल्कों के हवाले से। उस पर भी हम ज़रूर कमेंट करेंगे। और आपको पता है कि नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की जो फ्रेंडशिप है वो बड़ी पॉपुलर है। दोनों मुल्क जो हैं, ख़ास तौर पे जब आपको याद होगा मोदी साहब G20 में गए, तब भी आपको याद होगा जिस अंदाज से मुलाकात हुई। फिर जब वो भारत आई थी तब भी उसके ऊपर काफ़ी मीडिया में जो है वो चीज़ें डिस्कस हुई। तो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। बहरहाल ये G20 की जो समिट है वहाँ पे ये मुलाकात हुई है और इसमें जो फोकस है, जो बड़ी हैरानगी की बात है, दैट इज़ ऑन इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के ऊपर फोकस है। ये समझ लें कि जिसे आप कह लें कि अमूमन नरेंद्र मोदी जो हैं वो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को
डिस्कस करना उन्होंने शुरू कर दिया लेटर, लेकिन इटली की वैल्यू इसलिए ज़्यादा है बिकॉज ऑफ बीइंग इन मेडिटेरेनियन। आपको पता है इंडिया इटली की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये एक स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान, बेसिकली जॉइंट एक्शन प्लान 2025 से 29 अनाउंस हो चुका है, जिसके ऊपर यही बात की जाती है। ये 5 इयर्स का प्लान है कि कैसे जॉइंट कोलैबोरेशंस करनी है, कैसे नए इनिशिएटिव्स लेने हैं, पर्टिकुलरली ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के अंदर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी में किस तरह काम करना है, और मिनिस्ट्रियल लेवल डायलॉग तो इनका ऑलरेडी होता है। आपको मजे की बात बताऊं, आई वाज शॉक्ड टू नो कि बहुत सारे इस वक्त यूरोप के ऐसे मुल्क हैं जिनका पाकिस्तान के साथ मिनिस्ट्रियल डायलॉग ही कोई नहीं है, किसी किस्म का मिनिस्ट्रियल डायलॉग ही कोई नहीं है दोनों मुल्कों का, पाकिस्तान और मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जो जॉर्जिया मेलानी से मुलाकात हुई है नरेंद्र मोदी की, इसमें आप ये समझ लें कि अभी जून में तो मुलाकात हुई थी इटली के अंदर, जब G7 में अभी नरेंद्र मोदी ने हल्फ उठाया ही था, तो पहले जो उन्होंने इंटरनेशनल ट्रिप किया वो वहीं का किया, और एक जिसे कहते हैं एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इस सेंस में थी कि नरेंद्र मोदी एक नया फ्रेश मैंडेट अगले 5 साल के लिए लेके आए, तो वो ट्रूडो को